सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समास लेकर, जो सभी बोर्ड व प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर छोटी बड़ी कक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मेरी वीडियो ये पसंद आती है आपको तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समास समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण और इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब यह दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। उदाहरण यदि आप देखते हैं तो यहां पर राजा का कुमार 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया गया है और एक शब्द बनाया गया है राजकुमार। तो राजा का कुमार से राजकुमार शब्द बनना जो है यही समास है। समास रचना में 2 पद होते हैं। पद जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर एक निश्चित अर्थ को बताता है तो उसे पद कहते हैं। अर्थात जैसे अगर यदि आप सोना शब्द लें तो सोना जो शब्द है अगर उसको इकलौता रखा जाए तो सोना शब्द के कई अर्थ हैं। सोना का अर्थ धातु भी होता है, सोना धातु। सोने का अर्थ सोना भी है, सोना किसी का नाम भी हो सकता है। परंतु इसी शब्द को यदि जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं कि मैं बाजार से 10 ग्राम सोना खरीद कर लाया, तो सोना शब्द जो है एक निश्चित अर्थ को बताता है, इसीलिए इसको पद कहा जाएगा। तो समास में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। पहला पद जो होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। यहां पे यदि आप देखेंगे राजा का कुमार है और समास बना है राजकुमार, तो राजकुमार में जो पूर्व पद होगा वो राजा या राज होगा और उत्तर पद जो है वो कुमार होगा। एक और परिभाषा आप देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को समास कहा जाता है। समास के भेद देखिए। समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। सबसे पहले अव्ययभावी समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम अव्ययभावी समास की चर्चा करेंगे। अव्ययभावी समास में जो पूर्व पद है वो यथा है, उत्तर पद शक्ति है और समस्त पद यथा शक्ति है। तो अव्ययभावी समास की जो पहचान है वो ये है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद की बात की जाती है। प्रधान करता है जिस शब्द की बात की जाए। और उसकी जो महत्वपूर्ण पहचान है, जो अव्ययभावी समास होता है, इसमें 99% शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी पहचान है कि ज्यादातर इसमें जो है वो उपसर्ग इस्तेमाल किए जाते हैं। समस्त पद अव्यय होता है, इसमें अव्यय शब्द होता है जो समस्त पद होता है, अर्थात यथाशक्ति शब्द समस्त पद है, ये अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी लिंग वचन के साथ प्रयोग किए जाने पर नहीं बदलते। जैसे यदि आप उदाहरण देखें, राम ने यथाशक्ति दान दिया। राम पुल्लिंग है, एक वचन है, इसके साथ यथाशक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसके पश्चात सीता ने यथाशक्ति दान दिया। सीता जो है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है और यहां पर भी यथाशक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। जब बहुवचन में इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने यथाशक्ति दान दिया, तो यहां पर भी ये शब्द नहीं बदलता है। इसलिए ये अव्ययी शब्द है, अव्यय शब्द है, अर्थात अविकारी शब्द है। तो इसका जो समस्त पद होता है वो अव्यय होता है। और उदाहरण यदि आप देखते हैं यहां पर, तो अगर पहचान के हिसाब से आप देखें तो यहां उदाहरण देखिए, यथा विधि है, यथा क्रम है, आजन्म है, आमरण है, प्रतिकूल है, अनुकूल है। तो इन शब्दों में यदि आप देखेंगे, जो आपको लाल रंग में अंकित किए गए हैं, सभी जो है ये उपसर्ग हैं।
यथाविधि में यथा उपसर्ग है, यथाक्रम में यथा उपसर्ग है, आजन्म में आ उपसर्ग है, आमरण में आ उपसर्ग है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, अनुकूल में अनु उपसर्ग है। तो अव्ययभावी समास की पहचान यही होती है कि इसमें जो पूर्व पद होता है वो ज्यादातर उपसर्ग होता है, यही इसकी पहचान होती है, और वो प्रधान भी होता है। और समस्त पद जो है वो अव्ययभावी होता है, अव्यय शब्द होता है, इसीलिए इसको अव्ययभावी समास कहा जाता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है वो उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात उसकी बात की जाती है। यदि आप उदाहरण देखें, राजा राजकुमार यानी राजा का कुमार, तो यहाँ कुमार की बात हो रही है। कुमार मतलब पुत्र। कुमार का अर्थ है कु को मारने वाला, अर्थात बुराई को खत्म करने वाला, जो पुत्र के संदर्भ में रूढ़ शब्द हो गया है, इसलिए कुमार की बात हो रही है, इसलिए ये पद जो है वो प्रधान है। और तत्पुरुष समास में जो मध्य में जब आप विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह आते हैं। जैसे यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ का जो है ये विभक्ति चिन्ह है। जब विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, और मध्य में इसमें जो है वो कारक के जो प्रसर्ग होते हैं या विभक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है, यही इसकी पहचान होती है। तो यदि अगर आप यहाँ पर विभक्ति चिन्ह देखेंगे, विभक्ति चिन्ह कौन कौन से इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, का, के, की, में, बर, ने, को, से, के लिए, से, तो ये विभक्ति चिन्ह इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और उदाहरण यदि आप देखें तो यहाँ पर पहला शब्द आप देखिए, देश के लिए भक्ति। इसका जो समस्त पद अर्थात समास बना है वो देशभक्ति है। तो यहाँ भक्ति की बात हो रही है कि भक्ति है किसके लिए है, देश के लिए भक्ति है, तो के लिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आया है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। इसी तरह से राजपुत्र यदि आप देखें तो इसमें पुत्र की बात हो रही है, राजा का पुत्र, का इसमें विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। रसोई घर यदि आप देखें, यहाँ घर की बात हो रही है कि घर किसका है या किसके लिए है, रसोई के लिए, तो यहाँ पर जब इसका विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर या रसोई का घर, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। अगला उदाहरण यदि आप देखें तो इसमें हस्तलिखित है। हस्तलिखित मतलब हस्त द्वारा लिखित, तो द्वारा यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है। इसका विग्रह ऐसे भी किया जा सकता है, हस्त से लिखित, तो यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह है। लिखित अर्थात लिखे हुए की बात की जा रही है कि लिखी हुई चीज किससे है, हाथ से लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। उसके पश्चात द्वंद्व समास यदि आप देखते हैं तो द्वंद्व समास में जो है वो आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा, मतलब दोनों की बात की जा रही है। दाल की भी बात हो रही है और रोटी की भी बात हो रही है, दोनों पद प्रधान है, और इसके मध्य में जो है वो योजक चिन्ह होता है। और समस्त पद यदि आप देखते हैं तो इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि दाल और रोटी के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, तो यही इसकी पहचान होती है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और मध्य में योजक का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप इसके उदाहरण देखें तो उदाहरण में देखिए अन्न जल है, तो अन्न की भी बात हो रही है, जल की भी बात हो रही है, और जब इसका आप विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा अन्न और जल। तो और के स्थान पर जब समास बना है तो योजक का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। नदी नाले में यदि आप देखें, इसमें नदी और नाले मतलब नदी की भी बात हो रही है, नाले की भी बात हो रही है, दोनों पद प्रधान हैं, मध्य में योजक चिन्ह है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास है। गुण दोष यदि आप देखें, गुण और अथवा दोष, तो गुण की भी बात हो रही है, दोषों की भी बात हो रही है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास है और मध्य में योजक भी इस्तेमाल किया गया है। पाप पुण्य देखिए, पाप या पुण्य, यहां पर भी पाप और पुण्य दोनों की बात हो रही है, दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास है। आग पानी में आग और पानी दोनों की बात हो रही है, मध्य में योजक चिन्ह है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास का इस्तेमाल किया गया है। द्विगु समास देखें आप, द्विगु समास में जो आपका पूर्व पद होता है वो संख्या होता है। जहां पर संख्या पूर्व पद के रूप में हो और उत्तर पद प्रधान हो अर्थात उसकी बात की जाए, वहां पर द्विगु समास होता है। समस्त पद यदि आप देखें, द्विशाखा अर्थात दो शाखाओं का समूह या दो द्विशाखाओं का समाहार। तो यहां पर जो है शाखाओं की बात हो रही है कि शाखाएं कितनी हैं, दो या अर्थात द्वि हैं, इसलिए यहां पर द्विगु समास है। उदाहरण देखिए आप, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, नव मतलब 9, तो 9 संख्या है
रात्रि जो है वो प्रधान है क्योंकि उसकी बात हो रही है कि रातें कितनी हैं, 9 हैं, इसलिए यहां पर द्विगु समास है। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समाहार। तो अष्ट अर्थात 8, 8 संख्या है, धातु प्रधान शब्द है, इसलिए यहां पर द्विगु समास है। त्रिकोण में 3 कोणों का समाहार, त्रि मतलब 3 कोणों की बात हो रही है, वो प्रधान है, इसलिए यहां पर द्विगु समास है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो यहाँ सप्त शब्द जो है वो आपका संख्यावाचक है, ऋषि प्रधान है, इसलिए द्विगु समास है। त्रिनेत्र में 3 नेत्रों का समाहार, त्रि मतलब 3, नेत्रों की बात हो रही है, इसलिए ये प्रधान है, इसलिए द्विगु समास। कर्मधारय समास देखिए, कर्मधारय समास में जो आपका पूर्व पद होता है, उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद जो है वो विशेषण होता है। नील या नीला शब्द जो है वो विशेषण है, और गाय की बात हो रही है कि गाय कैसी है, नीली है, तो विशेषण जो है वो नील शब्द है, और समस्त पद जो बना है वो आपका नील गाय बना है। तो इसका जो अगर नील गाय का अगर आप विग्रह करते हैं तो विग्रह बनेगा नीली है जो गाय। तो गाय की बात हो रही है, गाय प्रधान है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, और नील शब्द जो है वो विशेषण है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास होगा। उदाहरण यदि आप देखते हैं, चरण कमल, यहां पर जो है वो चरणों की बात हो रही है, चरण की बात हो रही है कि चरण कमल के समान है। तो यहां पर आपका चरण शब्द जो है वो आपका प्रधान होगा, और कमल जो कोमलता का प्रतीक है वो विशेषण है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। नील गगन में यदि आप देखें, गगन शब्द, गगन की बात हो रही है कि गगन कैसा है, नीला है, नीला है जो गगन। तो यहां पर पूर्व पद विशेषण है और गगन की बात हो रही है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यहां पर मुख जो उत्तर पद है प्रधान है, और चंद्र जो है सुंदरता का प्रतीक है, इसलिए ये विशेषण शब्द है, इसीलिए यहां पर कर्मधारय समास है। पीताम्बर, पीत हैं जो अंबर, पीत मतलब पीले, अंबर मतलब कपड़े, पीले हैं जो कपड़े। तो अंबर जो है ये प्रधान है, इसकी बात हो रही है कि कपड़े जो हैं वो पीले रंग के हैं, पीत हैं, पीत शब्द विशेषण है, और उत्तर पद अंबर जो है प्रधान है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। महात्मा का विग्रह यदि आप करते हैं, महान है जो आत्मा, अर्थात आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा कैसी है, महान है, महान शब्द विशेषण है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में जो है वो दोनों पद जो है वो अप्रधान होते हैं, अर्थात ना पहले पद की बात होती है ना दूसरे पद की बात होती है, किसी अन्य पद की यहां पर बात की जाती है, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास होता है। यदि आप इसका विग्रह करेंगे तो पीताम्बर का विग्रह यदि आप ऐसे करते हैं, पीत है अंबर जिसके, तो ना पीत की बात हो रही है ना अंबर की, एक ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जिसके जो अंबर है वो पीले हैं। पीताम्बर अर्थात कृष्ण या विष्णु। तो यहां पर बहुब्रीहि समास है। उदाहरण यदि आप देखेंगे यहां पर, तो उदाहरण देखिए आप, इसमें चक्र पाणी है, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु, विष्णु जी की बात हो रही है, ना चक्र की बात हो रही है, ना पानी अर्थात पानी अर्थात हाथ, ना चक्र की बात हो रही है ना पानी की, यहां पे बात की जा रही है जिसके अर्थात विष्णु की। विष्णु अन्य पद हुआ, इसलिए यहां पर चक्रपाणी शब्द जो है वो बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यहां पर ना लंबे की बात हो रही है ना उदर की बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास है, गणेश अन्य पद होगा। यहां पे थोड़ी सी त्रुटि है, लंबा है उदर जिसका होगा, उद नहीं उदर होगा, तो उदर अर्थात पेट, ये गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है लंबोदर शब्द, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है, गणेश अन्य पद होगा जो प्रधान है जिसकी बात की जा रही है। और उदाहरण देखिए आप, और उदाहरण यदि आप देखते हैं तो यहां पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ये 3 उदाहरण आप लोगों को यहां दिए जाएंगे। सबसे पहले है चंद्रमौली, मौली अर्थात मस्तक, सर, सबसे ऊंचा स्थान। तो विग्रह इसका होगा चंद्र है
मौली पर जिसके, अर्थात जिसके सर पर चांद है। तो यहां पर शिव की बात हो रही है, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ना चंद्र प्रधान है ना मौली प्रधान है, दोनों ही पद अप्रधान है, कोई अन्य पद प्रधान है, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास है। इसी तरह से दशानन यदि आप देखें, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण, ना दस की बात हो रही है ना आननों की, रावण की बात हो रही है, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास है। गिरिधर, गिरि धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण, तो यहां पर भी बहुब्रीहि समास होगा। यदि आप इसका निचोड़ निकाल करके एक चार्ट के ऊपर देखें तो आप देख पाएंगे कि अव्ययभावी की पहचान जो है, ये इसमें पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है और उपसर्ग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा और मध्य में विभक्ति चिन्ह दिए जाएंगे। विभक्ति चिन्ह आपको जो विगत स्लाइड है, पीछे स्लाइड आपको दिखाई गई थी, उसमें आपको बताया गया था। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और मध्य में योजक चिन्ह होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्या होगा और उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है। तो यदि आप इस चार्ट को भी ध्यान से पढ़ेंगे, अव्ययभावी अर्थात जिसमें पूर्व पद उपसर्ग हो, यही इसकी पहचान है। जहां पे आपको उपसर्ग दिखता है और अव्यय शब्द वो होता है तो वहां पर अव्ययभावी समास होगा। तत्पुरुष समास की पहचान उसके विभक्ति चिन्ह है। जब समास का विग्रह किया जाता है तो मध्य में विभक्ति चिन्ह आते हैं और इसका उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात उसकी बात की जाती है, इसलिए वहां तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों की बात की जाती है और मध्य में योजक चिन्ह होते हैं। द्विगु में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेषण पूर्व पद होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में पूर्व पद भी अप्रधान होता है, उत्तर पद भी अप्रधान होता है, अर्थात दोनों की बात नहीं की जाती, किसी अन्य पद की बात की जाती है, इसलिए वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। तो यदि आप इस चार्ट को भी ध्यान से देखेंगे तो तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय, ये चार समास ऐसे हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद यदि आप देखेंगे, पूर्व पद को ही यदि आप ध्यान से याद रखेंगे तो अव्ययभावी मतलब जहां उपसर्ग ज्यादा हो, उपसर्गों का ही इस्तेमाल इसमें ज्यादा किया जाता है। और तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह पहचान है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है। द्विगु में पहला पद या पूर्व पद संख्या होता है और कर्मधारय में विशेषण होता है। तो इस हिसाब से भी यदि आप याद रखते हैं तो आपको समास पहचानने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।